जी सौरभ जी बताएंगे ब्रह्मचर्य किसको बोलते हैं? संयम पूर्वक जीवनचर्या रखते हुए वीर्य की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य है। और दूसरी परिभाषा में ब्रह्मचर्य के बल पे देवों ने भी मृत्यु को परास्त किया है, कहा गया है। बहुत बढ़िया जी। पद्मा जी बताएंगे ब्रह्मचर्य का दूसरा नाम क्या है? सर ब्रह्मचर्या को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसको मतलब बल कहा जाता है। बहुत बढ़िया जी। जी जया जी आप बताएंगे मैथुन किसको बोलते हैं? यस सर। सर ब्रह्मचर्य के विपरीत आचरण करना ही मैथुन कहलाता है। जो अल्पायु अनारोग्यता और दुख देने वाला होता है। इसके 8 अगर आप प्रकार इसमें बताए गए कंफ्यूज हो हैं। ना अल्पायु में अनारोग्यता में, तो आप ऐसे कर सकते हो जो हमें हमारी आयु को कम करता है, हमें रोगों की तरफ लेके जाता है। बात वही है, इसका मीनिंग सेम। ठीक है, जी जो हमारे अंदर जी शारीरिक कमजोरी लेके आता है। दूसरी तरफ अगर ब्रह्मचर्य में बोले तो बल हो गया और इसमें बल की कमी होगी, तो मतलब हमारे अंदर शरीर में कमजोरियां आ गई। ठीक है, मैथुन के प्रकार पढ़े थे हमने, कितने प्रकार होते हैं हैंड रेज करेंगे? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। दीपाली शर्मा जी बताएंगे मैथुन के कितने प्रकार होते हैं? ओके सर। सर मैथुन के 8 प्रकार बताए थे आपने। स्मरण, जी कीर्तन, केली, प्रेक्षण, गुहावासन और संकल्प, अध्यावासन और शारीरिक संबंध। बहुत बढ़िया जी। थैंक यू सर। जी कोई केली के बारे में हैंड रेज करेंगे, केली क्या होता है? जी साक्षी सिंह जी बताएंगी। जी सर। हरिओम सर। हरिओम जी। छिपकर करना। छिपकर करना, क्या करना छिपकर? जैसे अगर किसी के बारे में अगर विपरीत आकर्षण में, तो उसी को मतलब छिप के अपने मन में रखना, जैसे एक तरफा बोल सकते हैं जी किसी के। ठीक है ठीक है ठीक है। गुहा भाषण क्या होता है जी? गुहा भाषण बताएंगे सोनाली सैनी जी। सर इसका मतलब है गुप्त रूप से बात करना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा निश्चय कर लेना किसके अंतर्गत आएगा, कोई बताएगा? अमिता जी। संकल्प के अंतर्गत आएगा सर ये। ठीक है जी। इन सब में जो 8 प्रकार बताए, इन 8 प्रकार में सबसे जो मुश्किल कर्म है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, वो कौन सा कर्म बताया है इसमें मैथुन के प्रकार जो है इनमें? ज्योति जी। सर ये तो नहीं पता मुझे। 8 प्रकार पढ़े हैं आपने? हाँ सर, मैंने क्लास नहीं ली थी उस दिन, ऑनलाइन वाली। रिकॉर्डिंग ली थी आपने? हाँ सर, रिकॉर्डिंग में बस मैंने नोट किया था जल्दी जल्दी में, वो मैं सुन नहीं पाई अच्छे से। ओके जी, ठीक है जी। तेज तेजस जी बताएंगे। जी सर, मैथुन क्रिया जो है वो सबसे कठिन होती है, जिसमें मतलब जो ये सबसे घातक है। ठीक है, देखिए हमने मैथुन क्रिया के 8 प्रकार पढ़े थे, जिसमें होता था स्मरण। स्मरण मतलब है कि अपोजिट जेंडर के प्रति मतलब विचार विमर्श करना। अब विचार करेंगे तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे कर्म में भी आएगा, हमारी वाणी में भी आएगा। स्टार्टिंग होती है वहां से। ठीक है, हमने उसके प्रति विचार किया। फिर दूसरा जो प्रकार है मैथुन का वो है कीर्तन। फिर उसकी चर्चा करना, डिस्कस करना, उसके बारे में राय लेना, ऐसे ऐसे है, अब क्या किया जाए, ये देखने को मिल रहा है, ये सुनने को मिल रहा है, ऐसा फील हो रहा है, अब क्या किया जाए। ठीक है, तो जो चर्चा करेंगे
उसको बोलते हैं कीर्तन। तो कीर्तन भी इसी के अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद आता है केली। केली होता है छिप कर करना, उसके आगे पीछे चक्कर काटना, मतलब अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट पेश करना। कोई भी हुआ, कोई भी अपोजिट जेंडर, उसमें लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। फिर होता है उसके बाद प्रेक्षण। प्रेक्षण होता है आमने सामने करना। ये सारे मैथुन के ही प्रकार हैं। फिर आता है गुफा भाषण, फिर उसमें गुप्त रूप से बात करना, आप समझते हैं सभी इसमें। फिर आता है जी संकल्प, और संकल्प होता है निश्चय कर लेना, ऐसे मजबूर करना एक दूसरे को, आज ये होना चाहिए नहीं तो ये हो जाएगा, आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म, ये वो फलाना का। उसके बाद आता है अध्यवसाय, उसके बाद परिश्रम करना। इन सारी चीजों में से कुछ चीज की कमी रहेगी तो उसके लिए परिश्रम करना, वो कोई भी हो सकता है। तो इस मैथुन से रिलेटेड कोई भी तरह का काम करना, मतलब परिश्रम करना, वो इसके अंतर्गत आएगा। और सबसे लास्ट में होता है मैथुन क्रिया। वो होता है फिर जब सब कुछ पा लिया, फिर शारीरिक संबंध बनाना, और ये सबसे घातक होता है। इससे पहले तो ठीक था जो छोटा मोटा चल रहा था, पर ये आएंगे सारे के सारे मैथुन क्रिया के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद हमने सप्त धातु पढ़ी थी। 7 धातुएं क्या होती हैं, कोई बताएगा? हैंड रेज करेंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप लोग पढ़ते हैं अच्छे से। भारती कटियार जी, आप कहाँ रह गए थे क्लास में? आप हैंड रेज क्यों नहीं कर रहे? ये सर हूँ सर, क्लास में हूँ सर, प्रणाम सर। तो आप हैंड रेज क्यों नहीं करते जी? और सर मैं पढ़ नहीं पाई थी सर। ओके जी। जी ज्योति जी बताएंगे, सप्त धातुएं क्या होती हमारी? सर जो सप्त धातु होती है ना, वो शरीर के जो टिश्यू एलिमेंट ये बोलते हैं, मौलिक तत्व भी कहते हैं, उनका पोषण और धारण करते हैं। की जो मूलभूत रचना है उसमें हमारी शारीरिक भी कहते हैं। ये 7 प्रकार की होती है। रक्त, ज्योति जी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप चलते चलते क्लास ले रहे हो। नहीं सर मैं तो बैठी हूँ। आपकी आवाज ऐसे क्यों आ रही है? फिर एक बार आ रही है, एक बार जा रही है, एक बार आ रही है, एक बार जा रही है। सर रस, अदिति, रस धातु, रक्त धातु, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। शुक्र में 2 होते हैं, शुक्राणु और अंडाणु। जो शुक्राणु होते हैं वो मेल में होते हैं, और अंडाणु होते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। वर्तिका जी फिर से बताएंगे आप, वर्तिका योगा की आईडी से कोई? यस सर। सप्त धातु क्या होती है? सर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अरे मैम, सप्त धातु क्या होती है? सप्त धातु के प्रकार नहीं पूछे, क्या होती है सप्त? इसको सर बोलते हैं ये धातु, सप्त धातु। बताइए धातु क्या होती है? सर मेटाबॉलिज्म की क्रिया के बाद जो शरीर में एक के बाद ये 7 अवस्थाओं के रूप में बनती है, सप्त धातुएं कहलाती हैं। ठीक है जी। सहदेव जी बताएंगे सप्त धातुओं को सीक्वेंस में। जी बताइए। धातु, रकत। रकत नहीं होता, वो रक्त होता जी। हाँ जी, रक्त, मांस, मेद और मजा, शुक्र, असी। मांस। हाँ जी सर, मांस, मेद। मांस के बाद मेद, मेद के बाद शुक्र। नहीं, अस्थि सर, अस्थि। हाँ जी, असी, वो मैं भूल गया सर, अस्तित्व है शायद। और ठीक मजा है जी। और शुक्र सर। ठीक है, भारती जी रिपीट करेंगे इसको। ये सर रस, रस धातु सर, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है जी। अदिति गर्ग जी बताएंगे दोबारा से।
सर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जी ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सबको याद होंगी सप्त धातु। प्रियंका कोटनाला जी बताएंगे इन सप्त धातुओं में सबसे ताकतवर धातु कौन सी है? सर इन सब में से सबसे ताकतवर है शुक्र। कारण जी? सर कारण ध्यान नहीं आता है। ऐसा तो काम नहीं चलेगा जी। पद्मा जी बताएंगे। सर शुक्र धातु सबसे बलवान कही जाती है। क्यों कही जाती है जी? क्योंकि सर ये आखिर में बनती है और इसके कारण ही ओज तेज प्राप्त होता है। शुक्र को और क्या बोलते हैं? शुक्र को बल भी कहते हैं और लेडीज में कहा जाए तो वीर्य। ठीक है वो अलग बात है। ठीक है ठीक। भोजन के कितने प्रकार होते हैं हमारे शरीर में डाइजेस्ट होने के बाद? कोई भी बताए अपनी इच्छा से। सर 2 भाग होते हैं। कौन कौन से जी? सर सार भाग और कीट भाग। सार भाग और कीट भाग। कीट भाग को और क्या बोलते हैं? सर मल। मल भाग को और क्या बोलते हैं? असार भाग। असार भाग। ठीक है, तो आपके सामने कोई भी नाम आ जाए आप कंफ्यूज मत होना। एक तरफ सार भाग होगा, इसको प्रसाद भाग भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ कीट भाग होगा, असार भाग होगा, मल भाग। सार भाग की तरफ से हमारे न्यूट्रिशन निकल जाएंगे, कीट भाग की तरफ से हमारे मन निकलते जाएंगे, ठीक है। 7 धातुएं पढ़ी थी हमने, 7 धातुओं को सीक्वेंस में पढ़ लिया है। उसके बाद 7 उप धातु पढ़ी थी हमने। वो 7 उप धातुएं क्या होती हैं, कोई बताएगा? हैंड रेज करेंगे। नए बच्चे भी आ जाओ जी। वर्तिका जी बताइए। हिमांशु जी आप बताइए। हिमांशु हिमरल है। सर स्तन्य, आर्तव, कंडराएं, शिराएं, वसा, त्वचा और स्नायु। ठीक है जी। धातु में और उप धातु में क्या फर्क होता है, कोई बताएगा? ये सर जी धातु से योगेश जी बताइए। अन्य और धातु उप धातु बनती हैं और उप धातु से कोई भी कुछ नहीं बनता, उसमें मात्रा कम होती है, मतलब इसलिए उससे और कुछ नहीं बनता, इसलिए वो उप धातु होती है और धातु से उप धातु बनती है। ठीक है जी। हमने ओज के प्रकार पढ़े थे। ओज 2 प्रकार का होता है। क्या होता है वो और उनकी मात्रा कितनी होती है, कोई बताएगा? सर 2 प्रकार का होता है, पर ओज और अपर ओज। पर ओज जो है उसमें मात्रा होती है 8 बिंदु, जो कि हृदय में होता है, और अपर में आधी अंजलि, मतलब जैसे ठीक है जी। एक। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हमारी जो मृत्यु होती है वो पर ओज से होती है, अपर ओज से होती है? सर पर ओज के क्षय से होती है, जब पर ओज खत्म हो जाता है पूरा। ठीक है जी। और अपर ओज के होने से क्या होता है, हिमांशु जी बताएंगे। ये नहीं पता हाँ जी। सर, ये नहीं पता इसका आंसर। ओके, तेजस जी बताएंगे। सर नहीं पता। ठीक है जी। हाँ। आप हैंड डाउन कर लिया करो जिनको नहीं पता। आपके हैंड रेज रहते हैं तो मैं इसलिए पूछता हूँ फिर आपसे। जी सौरभ शर्मा जी बताइए। सर अपर ओज के क्षय से बल, उत्साह आदि में कमी आती है और अनेक रोग भी होते हैं अलग अलग प्रकार के। ठीक है।
और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो आदमी मृत्यु की तरफ ही चला जाता है, क्योंकि धीरे धीरे रोग आने शुरू हो जाते हैं, रोग बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सौरभ जी, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। हमने मल के बारे में पढ़ा था, मल मल क्या होता है, कोई बताएगा? भारती कटियार जी बताएंगे। सर मल 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 प्रियंका कुशवाहा जी। यस सर। जी मल मल क्या होता है? मल जो पदार्थ है इस शरीर को मलिन करते हैं उसे मल कहते हैं। मल कई सार भाग में है, मतलब असार भाग में होता है। किट्ट भाग, मल मूत्र और श्वेत पसीना वात दोषों से दूषित होने के कारण ये दूषित हो जाते हैं, मल कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मेरे से छोटी सी गलती हो गई थी, मैंने फ्लो में थोड़ा सा रिदम अच्छा बन रहा था लास्ट क्लास में, मैंने आप लोगों को एक चीज गलत पढ़ा दी थी कि वहां पे मैंने चलो मैं पूछ लेता हूँ अभी, फिर मैं क्लियर कर दूंगा। हमने मल पढ़े थे, मल का और पंच महाभूतों का आपस में संबंध पढ़ा था। तो पुरुष जिसको बोलते हैं वो होता है हमारा मल। ठीक है, तो मल मुझे बताएंगे किस तत्व से संबंध रखता है? एक तरफ हमारे पंच तत्व है, एक तरफ अब हमारे मल है। अब हम पढ़ेंगे उसको कि मल मूत्र और पसीना जो हमारा पंच महाभूतों में से किन का संबंध है। तो पुरुष के बारे में बताएंगे, मल किससे बनता है हमारा, कोई बताएगा? पृथ्वी पृथ्वी। और मूत्र किससे बनता है जी? जल सर जल जल वायु तेज से नहीं आएगा जल अग्नि। जल और अग्नि। जल से और जल सर से जल और अग्नि, वायु। जल और वायु। हाँ वो तेज मैंने वायु होता है, मैंने गलती से वो अग्नि पढ़ा दिया था आपको। अच्छा नहीं तो आपने वायु ही बताया था। सर वायु ही था, जल और वायु। अब मैंने गलती से आपको पढ़ा दिया था जी, ठीक है ना? तन्मात्रा वायु होती तेज। हाँ सर क्या रहेगा बोले सर? हाँ जी, मूत्र का क्या रहेगा बोले सर? पंच महाभूत। देखो हमने पंच महाभूत पढ़े थे ना कल लास्ट क्लास में, तो उसमें पुरुष जो होता है, जो मल होता है, वो हमारा पृथ्वी तत्व होता है। ठीक है, जो मूत्र होता है हमारा वो जल से और तेज से बनता है। और तेज मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा दिया था? सर वायु अग्नि ही बता दिया था आपने। हाँ वो वायु नहीं होता, तेज मैंने अग्नि होता, जो मैंने गलती से पढ़ा दिया था आपको। ठीक है जी। और जो स्वेद होता, पसीना जो होता है, वो हमारा, जैसे हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर अग्नि पैदा होती है, हीट पैदा होती है, तो उससे पसीना आता है। तो मैंने वो फ्लो में गलती से पढ़ा दिया था कल आपको, जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तेज मतलब अग्नि। ठीक है जी, वो वायु नहीं आएगा आप, क्योंकि वायु का तो स्पर्श होता है जो उसका कार्य होता है। सर सर स्वेद में हमने तीनों बता दीजिए ना। हाँ मैं तीनों बता देता हूँ जी, आप नोट डाउन कर लेंगे। पुरुष बोलते हैं हमारे मल को, पोटी को बोलते हैं, तो उसमें होता पृथ्वी तत्व। फिर आता हमारा मूत्र, ठीक है, यूरिन बोलते हैं जिसको, उसमें आता हमारा जल प्लस तेज, तेज को अग्नि बोलते हैं, आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। और जो पसीना होता है, पसीना हमारा वो टोटली अग्नि पर डिपेंड होता है, उसको भी तेज अग्नि बोल सकते हैं। जल को हम आपे भी बोलते हैं, ये पर्यायवाची नाम आप याद करके रखना, कहीं भी आ सकता है, जल, नीर, ने, पे, आपे, ऐसे बोले जाते हैं। तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वर्ड दिए जाते हैं। सर स्वेद में पंचभूत में जल बिल्कुल नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, तेज आएगा जी, तेज मतलब अग्नि। जी। ठीक है जी। उसके बाद हमने प्रकार पढ़े थे, अग्नि के प्रकार पढ़े थे। 13 प्रकार की अग्नि होती है, एक जठराग्नि होती है, 7 धातु अग्नि होती है और 5 हमारी भूत अग्नि होती है। जठराग्नि आप सभी को पता है, वो जठर में होती है, जठर बोलते हैं आयुर्वेद में पेट को। और 5-7 हमारी धातु अग्नि होती हैं, जो हमने 7 धातुएं पढ़ी थी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उनकी सातों की सेम नाम से ही उनकी धातुएं होती हैं। और 5 भूताग्नि होती है, ऐसे इनकी पंच महाभूत जो होते हैं, इन्हीं के नाम से इनकी अग्नियां होती हैं, उनको 5 भूताग्नि बोलते हैं। ठीक है जी। और इनकी कुछ अवस्थाएं होती है, मैं पढ़ा देता हूँ आपको। जठराग्नि की अवस्थाएं होती हैं,
एक होती है जिसमें मंद, कभी मंद चलती है हमारी जठराग्नि, कभी हाई हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है, तो उसको विषम अग्नि बोलते हैं। विषम प्लस अग्नि, तो इसको विषमाग्नि बोलते हैं। फिर एक होती है तीक्ष्ण अग्नि, तो उसमें हमारी जो जठराग्नि वो पीक पे रहती है, बहुत तेज रहती है। और आपने पढ़ा हो तो जब पित्त हमारा बहुत बढ़ जाता है तब ये सिम्टम आते हैं हमारे अंदर। ठीक है, जब पित्त का टॉपिक था तब आपने पढ़ा था। फिर होते है एक मंदाग्नि। मंदाग्नि होती है, इसमें अग्नि बहुत स्लो होती है। और जब कफ की अधिकता होती है, जब कफ पढ़ा था हमने तब पढ़ा था इसको। कफ जब हमारा कफ जब चलता है, स्क्रीन अभी शो नहीं कर रखी थी मैंने, जब हमारा कफ के दिन होते हैं जिनमें कफ बढ़ जाता है, उनकी पाचन क्रिया स्लो हो जाती है। एक होती है समअग्नि, जिसमें हमारी तीनों दोष जो होते हैं वो समान रहते हैं, उसमें ना वात बढ़ता है, ना पित्त बढ़ता है, ना कम होता है और ना ज्यादा होते हैं, तीनों के तीनों समावस्था में रहते हैं, और इसीलिए इसको समाग्नि बोलते हैं। सम प्लस अग्नि, समाग्नि। ठीक है, ऐसे ही भूताग्नि होती है, ऐसे ही धातु अग्नि होती है। उसके बाद हमने भोजन का क्रम पढ़ा था कि भोजन हमारे शरीर में कैसे पचता है। तो मैं बता दूं, जैसे हमने मुंह से हमने निवाला लिया, कोई भी आहार हमने इनहेल इनटेक किया, उसके बाद वो हमारे आमाशय में जाता है। उसमें कुछ जठराग्नि होती है, कुछ जठराग्नि होती है, कुछ समान वायु होती है, पाचक पित्त होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं वगैरह वगैरह उसमें मिलते हैं। उसके बाद उसका क्या होता है, पाचन होता है। कम से कम 3 घंटे तक खाना हमारे पेट में रहता है और पाचन क्रिया उसकी चलती रहती है। पेट हम ओवरऑल को बोलते हैं, वैसे पेट पे हाथ रख के बोल देते हैं कि ये पेट होता है, अगर वो पेट नहीं होता। पेट हमारा एक छोटा सा हिस्सा होता है, आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड होता है, आमाशय भी बोलते हैं उसको, शायद इंग्लिश में एपिगैस्ट्रियम बोलते हैं। तो वहां से हमारा वो जब खाना आता है तो उसमें आता है, उस जगह में। ठीक है, वहां से फिर वो पाचन क्रिया होने के बाद उसमें कुछ जूस समान वायु होती है, पाचक पित्त होते हैं और जठराग्नि अपना काम करती है। उसके बाद वो खाना हमारा फिर निकलता है रस धातु में। एक तरफ रस निकलेगा, एक तरफ मल निकलेगा। सार और कीट भाग आपने पढ़ा था। ठीक है, जो सार भाग बोलते हैं उसको प्रसाद भाग बोलते हैं, असार भाग बोलते हैं, कीट भाग बोलते हैं, या मल भाग बोलते हैं, वो एक तरफ हो जाता है। फिर प्रसाद भाग से फिर उससे भूताग्नियां वो वर्क करती है उस पर अपना, फिर धातु अग्नि उस पर अपना वर्क करती है। और जब भूताग्नि एक से दूसरी में चेंज होती है, धातु अग्नि बनती है, तो उनसे कुछ कुछ मल निकलते हैं। तो वो मल होते हैं जो वो आज हम पढ़ेंगे वो क्या मल होते हैं। और वो धीरे धीरे मल निकलते रहते हैं। फिर 5 भूताग्नि होगी, फिर 7 धातु की अग्नि के बाद फिर उनसे बनता है ओज। और ओज भी 2 तरह का होता है, एक परोज, एक अपरोज। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। और धातु को 3 भागों में बांटा गया था। एक धातु का पोषण करती है जिसको स्थूल भाग बोलते हैं, और एक होता है अगली धातु का निर्माण करती है, उसको हम सूक्ष्म धातु बोलते हैं। और मल भाग होता है वो मल का पोषण करता है, उसको मल भाग बोलते हैं। उसके बाद का हम आज पढ़ते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? यस सर। सर, जो आपने स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग के बारे में बताया था पोषण वाला, एक बार वो बता देना क्लियर। स्थूल भाग होता है वो धातु का पोषण करता है। इसमें आएंगे आपके सारे, ये आ गए आपके सामने, स्क्रीन शो हो रही है ना? हाँ जी सर। यस सर। जी ठीक है। देखिए, हमने 7 धातुएं पढ़ी थी। रस, रस के बाद रक्त, रक्त के बाद मांस, मांस के बाद मेद, मेद के बाद अस्थि, अस्थि के बाद मज्जा, मज्जा के बाद शुक्र। ठीक है, इनकी हमने उपधातुएं पढ़ी थी, वो ये रही हमारी 7 के 7 धातुएं हैं। उसके बाद पोषण भाग और निर्माण भाग। ठीक है, और इनसे क्या मल निकलता है हमने पढ़ा था ना, कि रस भाग बनेगा, फिर रस से फिर वो एक धातु भूताग्नि बने, 5 भूताग्नियां होंगी, उस पर वर्क करेंगी, फिर धातु अग्नि वर्क करेंगे। उसके बाद उससे 5 भूत बनते हैं, उनसे धातु अग्नि धातुएं बनती हैं और मल निकलता रहता है। तो यहाँ मल निकलेगा, हम पढ़ेंगे इसको। देखो, रस धातु क्या होती है हमारी? रस धातु, इसके जो उप धातु होती है वो सतन्य होते हैं और आर्तव होते हैं। ठीक है, ये पोषण करती है रस धातु। जब इसके पास जठराग्नि से पचने के बाद जो आज के पास आया खाना, उसका इसने पोषण किया। पोषण करने के बाद ये अपने आप को प्रिपेयर करेगी पूरे हर तरीके से। उसके बाद इसके पास जो एक्स्ट्रा होगा वो दे देगी रक्त धातु को।
तो यहाँ से रक्त धातु का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इसके पास मान लो इसको 1 किलो की रिक्वायरमेंट थी, इसके पास आ गया 1.5 किलो, तो इसने आधा किलो इसको दे दिया। अब जब रस धातु से रक्त धातु बनेगी तो हमारा कफ मल निकलेगा। ठीक है जी, ऐसे ही रक्त धातु है। अब रक्त के पास आएगा खाना, तो रक्त धातु पहले अपना पोषण करेगी, उसके बाद इसके पास जो एक्स्ट्रा होगा ये देगी मांस धातु को, और जब रक्त से मांस धातु के बीच का जो प्रोसेस होगा उसमें जो हमारा मल निकलेगा उसको बोलते हैं पित्त। ठीक है, फिर मांस धातु है। मांस धातु के पास खाना आया, उसने जितना अपना पोषण करना था किया, उसके बाद इसके पास जो एक्स्ट्रा होगा वो देगी मेद धातु को, और इनके बीच के प्रोसेस को जो मल निकलेगा उसमें मल जो होता है वो हमारा नाक का और कान का जो मल होता है उसको बोला जाता है। ऐसे ही मेद धातु होती है। मेद धातु जब बने, यहाँ से माँ से मेद के पास भोजन आया, इसने अपने आप को पोषण किया पूरा, इसका जब पोषण परिपूर्ण हो जाएगा, इसका लालन पालन, तो उसके बाद ये अस्थि मज्जा को देगी, और मेद से अस्थि मज्जा बनने के बीच का जो प्रोसेस है उसमें जो वेस्ट निकलता है उसको बोलते हैं स्वेद या पसीना। अब अस्थि धातु आती है, अस्थि धातु से और मज्जा धातु बनती है, इनके बीच का जो प्रोसेस है उसमें जो मल निकलता है उससे हमारे केश निकलते हैं। केश बोलते हैं बाल को, लोम और नख ये बोलते हैं। लोम बताएगा कोई, लोम किसको बोलते हैं? नहीं पता? नहीं मालूम सर। नहीं पता सर। सर स्किन के लोम के ऊपर, हाँ हाथ पैरों की स्किन के ऊपर छोटे छोटे जो बाल होते हैं उनको रोम बोलते हैं। उनको रोम बोलते हैं। एक तो होते हैं हमारे जो जैसे सिर में बाल हो गए, छाती पे बाल होते हैं, अंडर आर्म्स में बाल होते हैं, एक तो वो बाल हो गए, एक जो हमारी बाजू पे होते हैं छोटे छोटे, पैरों पे होते हैं, ठीक है, हमारी थाई में पिंडलियों में होते हैं, ये उनको लोम बोला जाता है। केश मुख्यतः गिना जाता है केश को कि ये सिर के बाल होते हैं, और ये किस सिर को छोड़ के जो हर जगह बाल होते हैं ये उसको लोम में काउंट होंगे। और नख मतलब नाखून। तो आप देख लीजिए ये सब मल में काउंट होते हैं हमारे, कफ भी, पित्त भी, नाक का मैल, कान का मैल, पसीना, बाल हो गए हमारे, नाखून हो गए, और यहाँ नेत्र मल जो आंखों में व्हाइट व्हाइट सा येलो येलो सा जो इकट्ठा हो जाता है सुबह उठते हैं तो, और ये त्वचा का स्नेह, त्वचा के ऊपर जो ऑयली स्किन होती है किसी किसी की, नाक के ऊपर बिल्कुल ऐसे चिकना चिकना रहा या फोरहेड पे आता है, तो ये सब मल में काउंट होते हैं। ठीक है, ऐसे मज्जा धातु आएगी, मज्जा धातु से शुक्र धातु जब बनेगी तो उसमें नेत्र मल बनेगा और त्वचा का मल स्नेह होगा, चिकनापन आ जाएगा। और शुक्र धातु से कोई उपधातु नहीं बनती है, तो इसलिए इसको बोला जाता है कि ये धातु है। अगर इससे कुछ आगे बनती तो उसको फिर ये धातु की जगह फिर ये जो नेक्स्ट बनता ना उसको धातु में कन्वर्ट होता। तो यहाँ तक धातु बनती है, इसके बाद उपधातु काउंट हो जाए। हालांकि इसके बाद ओज बनता है, लेकिन ओज और जो तेज है वो इन सारों का निचोड़ है, वो इससे अकेली से नहीं बनता है। यहाँ तक सबको समझ में आया? सर लोम का अर्थ फिर से बता सकते हैं? देखो केश होता है, केश किसको समझते हैं जी आप, जो भी पूछ रहे हैं सामने? सर कौन बोल रहे हैं आप? तेजस हाँ तेजस जी। हाँ, बाल होते हैं, हम मुख्यतः इसको गिनते हैं कि हमारे सिर के बाल, जी, जैसा हमें सुनने में पढ़ने आता है। अब सिर के बाल को छोड़ के हमारी पूरी बॉडी पे बाल होते हैं, उनको लोम बोला जाता है। ठीक है, वो आपके हाथों पे होते हैं, पैरों पे होते हैं। हाँ ठीक है सर, ओवरऑल जो बॉडी में होते हैं, जिनको ये आप छोटे छोटे छिद्र बोल दो, पोर्स बोल दो। हाँ जी सर कंडरा सिरा किसको कहते हैं? ये जो रक्त धातु का उपधातु कंडरा होता है। ये हमारी उपधातुएं होती हैं, और इनको बोला जाता है स्तन्य हो गया आपको, जिनको निपल्स बोलते हैं, आर्त बोलते हैं, पीरियड्स को बोलते हैं। ये धातु से कुछ उपधातुएं होती हैं, इनको बोला जाता है। इनसे आगे कुछ नहीं बनता है, इसलिए इनको ये बोला जाता है। और ये 7 तरह की होती हैं ये लोकल भाषा में। कंडरा का मतलब कंडरा हम किसे कहेंगे? जैसे स्तन्य अपने निपल टेंडन। हाँ टेंडन। हाँ। ओके
ठीक है। ये पीछे वाली क्लास में कवर करा दिए, आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा सारा। ओके सर, ठीक है। ठीक है जी। वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ थोड़ा सा, जो स्तन्य होते हैं उनको निपल्स बोलते हैं, उनसे आगे कुछ धातु नहीं बनती, इसलिए उनको यहीं छोड़ दिया। ठीक है। और उसके बाद होते हैं हमारे आर्तव, आर्तव बोलते हैं पीरियड्स को। ठीक है। उसके बाद कंडराएं होती है, कंडराएं बोलते हैं टेंडेंस को। शिराएं होती हैं, शिरा वेन्स को बोलते हैं, या मैंने शिरा लिख दिया, वैसे शिराएं आएंगी ये। और उसके बाद वसा होता है, वसा मांस धातु को बोलते हैं, फैट ओवर फैट होता है, जिसको ज्यादा फैट हो जाए तो उसको वसा में बोलते हैं। त्वचा हमारी स्किन होगी, स्किन से आगे कुछ नहीं बनता, इससे मल ही निकलता है, जैसे हमने बताया कि इससे ये बोलते हैं स्नेह, त्वचा का स्नेह हो गया, और स्वेद होता है, पसीना निकलता है। और स्नायु होगी हमारी, स्नायु बोलते हैं नव को। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक है ये सर। उपधातुएं, ये धातुओं से बनती हैं, और रस धातु से ये हमारे स्तन्य और आर्तव बनते हैं। रक्त धातु से हमारी कंडरा और शिरा बनती हैं। मांस धातु से वसा और त्वचा बनती है। और मेद धातु से हमारे स्नायु बनते हैं। ठीक है। ये हमारी 7 उपधातु होते हैं, 7 ही हमारी मुख्य धातु होती हैं, और इनका ये पोषण करती हैं, और ये इनका निर्माण होता है। और ये मल सर निकल गया इधर जी। सर, तो जो स्वेद है वो त्वचा से ना निकल के जब मेद धातु अस्थि धातु में बनता है तो तब निकलता है। स्वेद जो होता है हमारा, बोलिए बोलिए। जो त्वचा, जो स्वेद है वो त्वचा से ना निकल के जो कि उपधातु है वो तब निकलता है जब मेद धातु अस्थि धातु में परिवर्तन होता है। जब मेद धातु है उससे अस्थि धातु बनती है। ठीक है। और मेद धातु से अस्थि धातु बनने के बीच में जो मल निकलता है, जो भी आपने पढ़ा था ना, मेद से स्वेद, क्या आपने उसमें पढ़ा था ना, स्वेद का भी मल पढ़े थे हमने लास्ट में, कल वाली क्लास का जो पढ़ा था उसमें बताया पंच महाभूतों में से स्वेद किससे मिलके बनता है, बताएंगे अभी, मैंने लास्ट में बताया, तेज से, अग्नि से बन गया ना। तो जब मेद धातु अस्थि धातु में बनती है तो कुछ अग्नि के प्रोसेस होते हैं, उसमें से अग्नि के प्रोसेस में जो बन गया वो तो होगी अस्थि धातु, और जो मल निकल गया वो हो गया हमारा स्वेद। ठीक है सर। वो सर मुझे लग रहा था कि त्वचा से भी स्वेद निकलता है, तो मैंने सोची उपधातु से तो आगे कुछ बनता नहीं है। नहीं नहीं, देखो यहाँ मेद धातु है ना, यहाँ पे बोला जाता है ना कि जो मोटे लोग होते हैं उनको पसीना मतलब पसीना नहीं निकाल पाते, वो उनकी बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पाती, शायद एक कारण ये भी रहता है उनका मोटे होने का। जी जी सर। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं हम आमरस। आमरस क्या होता है? जठराग्नि या धातुवाग्नियों। ठीक है। जठराग्नि ये एक धातु अलग से अग्नि है हमारी, और या धातुवाग्नियों ये हमारी जो धातु होती हैं 7, उन वो प्रकार की कोई भी एक अग्नि होती है में से किसी भी अग्नि के मंद होने से, और यहाँ पे आप भूताग्नि भी लिख लेना, जठराग्नि, भूताग्नि या धातुवाग्नि में से किसी भी अग्नि के मंद हो जाने से जब अमाशय या ग्रहणी में स्थित जो अन्न है, अनरस, वो पूरी तरह से नहीं पचता है, तो यह अपक्व रस, आम रस कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं खाना का अध पका खाना, मतलब बगैर पूरा नहीं पचा जो खाना, जिसको बदहजमी बोलते हैं हम। ठीक है। तो जठराग्नि से या 7 धातुवाग्नियों में से या 5 भूताग्नियों में से किसी भी एक अग्नि के मंद हो जाने से जब अमाशय या ग्रहणी में जो हमारे अन्न था वो नहीं पच पाता है, तो वो अपक्व दशा जो होती है उसको हम आमरस या अपक्व रस ऐसे बोलते हैं। ठीक है जी। आयुर्वेद के अनुसार जरा अवस्था या वृद्धा अवस्था का कारण क्या है? आयुर्वेद के अनुसार जो बुढ़ापा है, बुढ़ापे का कारण क्या है? साधारणतः बाल्यावस्था में अग्नि तीव्र होती है और 40 वर्ष की आयु तक अग्नि तीव्र रहती है। ठीक है। 60 वर्ष के पश्चात अग्नि की शक्ति में अधिक कमी आ जाती है। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि 40 वर्ष के बाद अग्नि हमारी स्लो हो जाती है, लेकिन 60 तक जाते जाते वो बहुत स्लो हो जाती है। 60 वर्ष के पश्चात अग्नि की शक्ति में अधिक कमी आने लगती है।
यहाँ पे अधिक कमी आ गई, लेकिन 60 से पहले कमी तो आ ही रही थी, यहाँ आगे थोड़ी ज्यादा आने लगी। अधिक कमी आने लगती है जिससे शरीर के जो पूरे पोषक तत्व हैं वो प्राप्त नहीं हो पाते हैं शरीर को, और जिससे धातुओं में क्षीणता आने लगती है और मल पदार्थों का निर्माण भी अधिक मात्रा में होने लगता है, और व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से निर्बलता का अनुभव करता है, और इसे ही जरा अवस्था या वृद्धावस्था कहा जाता है। ठीक है, आप ये मान के चलिए 12-13 से लेके और 40 तक हमारी जो जठराग्नि होती है और जो भूताग्नि और धात्वाग्नि होती है वो अच्छे से वर्क करती है, अगर कोई व्यक्ति बीमार ना हो, सामान्यतः ठीक ठाक व्यक्ति की। लेकिन 40 के बाद जो है वो हमारी जो जठराग्नियां हैं, भूताग्नि और जो धात्वाग्नियां हैं वो स्लो होनी शुरू हो जाती हैं, फिर भी काम चलता रहता है। लेकिन 60 वर्ष के बाद ये कुछ ज्यादा ही स्लो हो जाती हैं, और जिसमें अगर अग्नि स्लो होगी तो वो खाने से पोषण नहीं निकाल पाएंगे, न्यूट्रिशन को नहीं निकाल पाएंगे, अच्छे से शरीर को नहीं दे पाएंगे। अब जो धातु उनको उनके जिससे धातु में क्षीणता आने लग जाती। क्यों? क्योंकि इनके पास पोषक तत्व तो नहीं पहुंच पाते, और मल ज्यादा बनने लग जाता, क्योंकि वो एसआर भाग ज्यादा बनने लगता, और धीरे धीरे व्यक्ति मानसिक व शारीरिक रूप से निर्बलता का अनुभव करता है, और जिसे ही शरीर में आयुर्वेद में इसे ही जरा अवस्था या वृद्धावस्था कहा गया। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है इस परिभाषा में किसी का? नो सर। ठीक है, सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि 40 वर्ष तक सही रहती है, वो हमें फील नहीं होती, वो अलग बात है। जैसे अगर आप इससे समझाऊं मैं आपको, तो जैसे मोनोपोज टाइम आता है फीमेल्स में, वो आता है 45-50 के बाद, ऐसे 52-5 में आता है। बड़ी मुश्किल हो जाती है किसी किसी को, पर एक्चुअल में वो 35 से शुरू हो जाता है। कभी 1 महीना स्किप होगा, कभी 2 महीने स्किप होगा, कभी बढ़ के आगे, कभी घट के आगे, तो सिम्टम वहां से शुरू हो जाते हैं 35, और जाके उसका जो एंड होता है वो 50 में भी हो जाता है, 55 में भी हो जाता है, 54-3 ऐसे वो खींच लेता है, इतनी एज में जाके उसका एंड होता है। तो ऐसे ही इसमें बताया कि 40 वर्ष तक ठीक ठाक चलती है, उसके बाद स्लो होनी शुरू हो जाती है, और जो बिल्कुल क्षीण हो जाती है, जब बहुत ज्यादा कमी आ रही है, वो हमें 60 वर्ष में जाकर फील होती है। वो सबके शरीर अलग अलग होते हैं, सबके शरीर की प्रकृति अलग होती है, ऐसा नहीं कि सबके साथ ही होता। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो 60 साल में भी अच्छी चीजें खाते हैं, खूब रहते हैं, अच्छे से दौड़ वोड़ भी लगाते बतेरे ऐसे। अब पढ़ते हैं जी त्रिदंडवत क्या होता है। त्रि मतलब 3, दंड मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी 3 स्टिक है ऐसी जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, त्रिदंडवत बोलते हैं उसको। जैसे आपने पंजाबी कल्चर में देखा हो तो एक फेस्टिवल आता है, लोहड़ी बोलते हैं उसको। तो 3 वो ऐसे लकड़ियों को खड़ा कर देते हैं एक दूसरे के सहारे, और उससे फिर वो चलाते हैं। आपने कहीं हिल स्टेशन पे देखा तो बोन फायर भी बोलते हैं, ऐसे वो लकड़ियों को खड़ा कर देते हैं, आग लगाते हैं। तो ऐसे ही 3 जो हमारी स्टिक है, ऐसे स्टिक मान के चलते हैं उसको। एक शरीर है, एक मन है, एक आत्मा है। तीनों को हम खड़ा कर देंगे एक दूसरे के सहारे, तीनों में से कोई एक गिर गई तो दोनों भी आपस में गिर जाएंगे। जैसे हमने पढ़ा था वात पित्त कफ में कि ये वात के बगैर दोनों पित्त और कफ दोनों पंगु हैं, तो वात उनको सहारा देता। तो ऐसे ही आपस में एक दूसरे को सहारा देते हैं, शरीर, मन और आत्मा। इनको त्रिदंडवत बोला जाता है। इन तीनों के संयोग को आयुर्वेद में त्रिदंडवत संयोग कहा गया है। जब क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही आते हैं, त्रिदंडवत क्या होता है, त्रिदंडवत से आप क्या समझते हो, तो उसमें दे देंगे शरीर, मन, आत्मा, वात, पित्त, कफ, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, या 3 और कुछ भी दे देंगे ऐसे। ठीक है, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना। त्रिदंडवत बोलते हैं शरीर, आत्मा और मन, इन तीनों के संयोग को त्रिदंडवत बोलते हैं। फिर पढ़ते हैं जी पंच पंचक क्या होता है। जिन इंद्रियों आदि पर मानव के ज्ञान व कर्म आधारित होते हैं उन्हें पंच पंचक कहा जाता है। जिन इंद्रियों आदि पर मानव के ज्ञान व कर्म आधारित होते हैं उन्हें पंच पंचक कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 5-5 की संख्या में 5 का समूह। अब पढ़ते हैं हमारी कौन सी इंद्रियां हैं, उनसे क्या ज्ञान और क्या क्या कर्म होता है उनका। इंद्रियां होती है हमारी आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठीक है, तो श्रोत्र हो गया, कान को बोलते हैं। स्पर्श हो गया हमारा त्वचा।
चक्षु बोलते हैं आंख को, रसना बोलते हैं जीव को, जीवा, और घ्राण बोलते हैं नासिका को। ठीक है। इंद्रिय द्रव्य, श्रोत्र का जो द्रव्य है वो होता है आकाश, स्पर्श का जो होता है वो वायु, चक्षु का जो कार्य होता है, इसका जो द्रव्य होता है वो अग्नि भी बोलते हैं इसको, तेजस भी बोलते हैं, ये आ गया तेज, ज्योति भी बोलते हैं इसको। रसना जो होता है वो उसको जल को बोलते हैं, जल, आप, आप्य, नीर, पे, ऐसे इसके नाम है। और घ्राण बोलते हैं भू, भूमि, भौम, ऐसे बोले जाते हैं, इनके नाम होते हैं, भू, भौम, पृथ्वी, भूमि, तो ये घ्राण होता है। ठीक है। इंद्रिय स्थान, इंद्रियों के इनके स्थान क्या क्या होते हैं? तो स्रोत का जो स्थान होता है वो हमारा दोनों कान होते हैं, कानों से हम सुनते हैं। और स्पर्श का जो होगा वो हमारा पूरी बॉडी की त्वचा होती है। चक्षु जो होते हैं दोनों आंखें होगी। रसना होगा हमारा जीव होगा। और जो घ्राण होता है, सूंघने का जो कार्य होता है वो हमारा दोनों नथुने, दोनों नाक हो गए, नोस्टर। इनका विषय क्या होता है? इसका होता है शब्द। आकाश का जो विषय होता है वो शब्द होता है। वायु का जो विषय होता है वो स्पर्श होता है। अग्नि का जो विषय होता है वो रूप होता है। जल का जो विषय होता है वो रस होता है। और पृथ्वी का जो विषय होता है वो होता है गंध, स्मेल करना। इनकी बुद्धियां भी होती है, इंद्रिया बुद्धियां। तो इनकी बुद्धि क्या क्या होती है? जैसे इसका नाम है इंद्री, तो इसे ऐसे ही इसकी बुद्धि हो जाएगी श्रोत्र बुद्धि। कान की होगी, आकाश की। ठीक है। स्पर्श जो होगा उसकी स्पर्श बुद्धि होगी, ऐसे चक्षु बुद्धि होगी। और रसना की रसन बुद्धि होगी। और घ्राण की घ्राण बुद्धि होगी। ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा था जिन इंद्रियों आदि पर मानव के ज्ञान, तो यहाँ से इसको ज्ञान होगा ना, ये देखो ज्ञान होता है इधर से इसको, शब्द का ज्ञान होता है, स्पर्श का, रूप का, रस का, इधर से स्मेल होती है उसको। और फिर इनसे कर्म करता है व्यक्ति। फिर पढ़ते हैं पंचकोश क्या होता है हमारा। पंचकोश को पंचकोश का आयुर्वेद से सीधा संबंध नहीं है, परंतु योग में इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रेष्ठ ग्रंथों में बताया गया है कि क्लेश, राग व अज्ञान के बंधनों से मुक्त होने के लिए आत्म दर्शन या आत्म साक्षात्कार का विधान किया गया है। जैसे आपने कहीं भी योगिक टेक्स्ट जो भी पढ़ेंगे, आखिर में उसका निचोड़ यही आता है कि सेल्फ रियलाइजेशन क्या हुआ, महात्मा बुद्ध जी को क्या हुआ था, वगैरह वगैरह। जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे उनको क्या महसूस किया उन्होंने उनकी खुद की आत्म साधना से, और बाद में उन्होंने अपने आप से बात की, अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाया। तो आत्म दर्शन, खुद का दर्शन, आत्म साक्षात्कार का विधान ऐसे कहा गया है, और यह आपको हर जगह मिलेगा। इन पंचकोशों के आवरण से पार होने पर ही आत्म साक्षात्कार या आत्म दर्शन होता है। ये हमारे 5 कोश होते हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये आपने हठ प्रदीपिका में पढ़े होंगे, कुंदन सर ने पढ़ाए होंगे आपको। आए हैं आपके सामने? अभी नहीं सर। सर पढ़ा तो रहे थे जी, एक दिन अन्नमय कोश पढ़ा रहे थे या आनंदमय कोश पढ़ा रहे थे, ऐसे मैंने सुना था क्लास में। प्राण में सिद्धासन में। ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आएंगे आपके, डायरेक्टली भी आएंगे, शायद गहन संहिता में आए आपके। ठीक है। तो ये हमारे 5 प्राण होते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, अष्टांग योग है, और अष्टांग योग में ये हमारे, इसको पंचांग योग बोल के चलेंगे। ठीक है। तो ये हमारा यम हो गया, नियम हो गया, आप ऐसे ऐसे करके, ये आखिर में समाधि है जिसको आनंदमय कोश बोलते हैं। यहाँ आके आनंद की अनुभूति होती है हमें। ठीक है। ये पर्दे हटते जाएंगे, आवरण हटते जाएंगे, और आपको कुछ सिद्धियां प्राप्त होती जाएंगी, कुछ ना कुछ फील होता जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन होता जाएगा। और ये सबसे आखिरी कोर्स होता है, यहाँ आके बताया जाता है, ऐसे बोला जाता है कि यहाँ आके आपको मोक्ष की, वैराग्य की प्राप्ति होती है। अब ये क्या होते हैं पंचकोश, इनके बारे में पढ़ते हैं हम। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये अन्न प्रधान होता है, ये प्राण प्रधान होता है, ये मन प्रधान होता है, ये बुद्धि प्रधान शरीर होता है, और ये आनंद प्रधान शरीर होता है। अन्नमय कोश में क्या होता है? उचित आहार विहार व आसन के अभ्यास से हम इस कोश को पार कर सकते हैं। उचित आहार विहार जिसमें मिताहार का जिक्र किया जाता है, और आसन के अभ्यास से हम एक लेवल को पार करके प्राणमय कोश में एंटर करते हैं।
प्राणमय कोश में हम कुछ दिन स्टेबल रहते हैं, फिर जब हम प्राणायाम का जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो हम प्राणमय कोश है इसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, हम मनोमय कोश में एंटर करते हैं और यहाँ हमारा मौन व मुद्रा का अभ्यास जो होता है वो चलता है और फिर इससे हम मनोमय साधना को पार कर देते हैं, पा लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं विज्ञानमय कोश, ये बुद्धि प्रधान है और इसमें हम ध्यान की अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत डीप तक जाना पड़ता है, ऐसे नहीं कि हम रोज 5-7 मिनट करेंगे तो काम चल जाएगा। ये विज्ञानमय कोश के अंतर्गत आता है और उसके बाद हमें आनंदमय कोश में आते हैं। ये आनंद प्रधान शरीर होता है और इसमें आनंद की अनुभूति होती है और बताया जाता है कि ये वैराग्य के बहुत समीप होता है, मोक्ष के, वैराग्य के, कैवल्य के बहुत समीप होता है। स्थूल शरीर रूप अन्नमय कोश से प्राणमय कोश सूक्ष्म है। हाँ, ये मैं बता देता हूँ आपको। सबसे सूक्ष्म जो होता है वो आनंदमय कोश होता है। देखिए डीपली है ना, सबसे छोटा हो गया यहाँ पे जो पर्पल कलर का है, सॉरी ब्लैक कलर का, ठीक है, ये सबसे सूक्ष्म है। इससे स्थूल है विज्ञानमय कोश, इससे स्थूल है मनोमय कोश, इससे स्थूल है प्राणमय कोश और सबसे स्थूल है अन्नमय कोश। तो अगर आप पंच कोशों में सबसे स्थूल में कोश कौन सा है बताएंगे? आनंद में। और सबसे सूक्ष्म में? सबसे सूक्ष्म में है आनंदमय कोश, सबसे स्थूल हो गया अन्नमय कोश। अन्नमय। ठीक है जी। स्थूल शरीर रूप अन्नमय कोश से प्राणमय कोश सूक्ष्म होता है, प्राण से मनोमय सूक्ष्म होता है, मनो से विज्ञान में सूक्ष्म होता है, विज्ञान में से आनंद में सूक्ष्म होता है। तैत्तिरीय और छंदोग्य उपनिषद में पंचकोशों के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन भी आ सकता है कि पंचकोश का जो वर्णन है वो कहाँ कहाँ किया गया है। एक तरफ आयुर्वेद आएगा, फिर उपनिषद आएगा, वो फिर उसके बाद गहन संहिता आएगी, उसके बाद अष्ट प्रदीपिका, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप याद रखना, तैत्तिरीय उपनिषद में आप पढ़ेंगे इनको, छांदोग्य उपनिषद में इनको पढ़ेंगे आप अच्छे से, और आपका आयुर्वेद में, ये मोटा मोटा है आयुर्वेद में, पर मुख्यतः जो एक्सप्लेन किया गया है वो तैत्तिरीय उपनिषद में और छांदोग्य उपनिषद में आपको पंचकोश अच्छे से पढ़ने को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान नोट रखना। अन्नमय कोश से लेके आनंदमय कोश के समूह को गुहा शब्द से संबोधित किया गया है और जिसका जो निवास स्थान है वो आत्मा को। गुहा बता सकते हैं कोई? गुहा किसको बोलते हैं? कैविटी। कैविटी हिंदी में और अच्छे से समझाएं तो क्या कैसे समझेंगे? खाली स्थान। हाँ, कोई भी ऐसे गुफा, मतलब गुफा से संबोधित किया जाता है इसको, ठीक है। तो खाली जगह, स्पेस, गुफा, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो अन्नमय कोश से लेके आनंदमय कोश के जो समूह है इनको गुहा संबंध से संबोधित किया गया और जिसका निवास स्थान आत्मा बताया गया। आत्मा ही हमारा वो जाके आनंदमय कोश के पास जाके हम इसमें एंटर करते हैं, जिससे हमें सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार होने शुरू हो जाते हैं। अब पढ़ते हैं आयुर्वेद के अनुसार सृष्टि का कर्म क्या है। तो सबसे पहले आएगा ब्रह्म, ब्रह्म ईश्वर, ठीक है, इसको कुछ भी संबोधित कर सकते हैं हम, सब सारे ईश्वर के नाम है। ब्रह्म कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, आप कुछ भी कहें। वहां से उत्पत्ति हुई, फिर आया आकाश तत्व। ये हम जब फर्स्ट क्लास हमने ली थी तो उसमें बताया था मैंने कि हमारे 5 तत्व होते हैं। उससे आया आकाश तत्व, आकाश तत्व के बाद आया हमारा वायु तत्व, वायु तत्व के बाद आया हमारा अग्नि तत्व, उसके बाद आया हमारा जल तत्व, उसके बाद आई हमारी पृथ्वी तत्व। पृथ्वी से फिर औषधियां प्रदान हुई हमें, और औषधियों में फिर हमें अन्न प्रदान हुआ, और अन्न से हमें वीर्य या बल, यहाँ पे आप ब्रैकेट में बल लिख लेंगे समझने के लिए, वहां से हमें बल प्राप्त हुआ और उससे हमारा पुरुष यानी कि शरीर हमें प्राप्त हुआ। और इस प्रकार यह स्थूल शरीर ही अन्नमय कोश है। यह हमारा सबसे पहले वाला कोश आ गया ना, और देखो ये स्थूल है, ठीक है, ये हमारा अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश पढ़ते हैं, किसको बोलते हैं? यह होता है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी वैसे ही भारी होगी तो स्थूल शरीर, ठीक है। स्थूल शरीर की रचना अन्न से हुई है, इसलिए इसे अन्नमय कोश कहा जाता है। शरीर के स्वास्थ्य एवं रोग का संबंध मुख्यतः अन्नमय कोश से ही है। उचित आहार विहार, सत्कर्म, औषधियां, मुद्रा और आसनों के माध्यम से इसे सुदृढ़, सुडौल, सुंदर और इसे पार करने में सहायता मिलती। बड़ा सिंपल सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसमें।
फिर आता प्राणमय कोश। प्राण प्रवाह अदृश्य है, परंतु स्थूल देह का जीवन प्राण पर ही आश्रित है और शरीर में यह प्राण नाड़ियों के माध्यम से प्रवाहित होता रहता है। देह की शक्ति व ऊर्जा का स्रोत प्राणमय कोश ही है और प्राणमय कोश के मुख्य 5 घटक हैं और 5 इसके उपघटक हैं। 5 प्रकार के प्राण हो गए और 5 उपप्राण होते हैं हमारे नाग, कुर्म, क्रकल, देवदत्त, धनंजय। और यहाँ हमारे यहाँ 5 प्राण हो गए, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। फिर आता हमारा मनोमय कोश। मनोमय कोश के अंतर्गत 5 कर्मेंद्रियां व अहंकार आता है और यहाँ से क्वेश्चन आता है, ऐसे दे देंगे कर्मेंद्रिय और अहंकार किसके अंतर्गत आता है। एक तरफ आपके कोश दे देंगे, एक तरफ आपके ये दे देंगे जो ये कर्म है इनके, ठीक है। तो मनोमय कोश के अंतर्गत 5 कर्मेंद्रियां और अहंकार आता है और ये लास्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से लास्ट पेपर में या उससे लास्ट में ये क्वेश्चन सेम यू का यूं आया था। 5 कर्मेंद्रिय और अहंकार का संबंध किस कोश से है, तो नीचे ऑप्शन दे दिए थे, आनंदमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। प्राण व मन एक दूसरे के पूरक है, ये आपने अष्टप्रदीपिका में पढ़ा भी है। एक श्लोक आता है, चले वाते चलम चितम, तो देखो यह वही है। प्राण के चलने पर मन चलता है, मन के चलने पर प्राण चलते, दोनों चलायमान होते, एक के स्थिर होने पर दूसरा रुक जाता है। प्राण व मन एक दूसरे के पूरक हैं, एक को नियंत्रण करने से दूसरा अपने आप नियंत्रण में आ जाता है और एक के चंचल होने पर दूसरा भी अपने आप चंचल हो जाता है। मन के चंचल होने से मनोमय विकार पैदा होते हैं, इन्हें योग विशिष्ट में आदि के नाम से जाना जाता है और मनोमय कोश के लिए मौन धारण करना, धारणा, ध्यान आदि का अभ्यास करने से व सात्विक औषधियों के प्रयोग से शास्त्रों में इसका विधान है। इससे हम मनोमय कोश को पार कर सकते हैं। फिर आते हैं विज्ञानमय कोश में। विज्ञानमय कोश में 5 ज्ञानेंद्रियां, इधर देखिए 5 कर्मेंद्रियां हैं, ठीक है, और इधर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और यहीं से हम कंफ्यूजन होते हैं। विज्ञानमय कोश में हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और मनोमय कोश में हमारी 5 कर्मेंद्रियां होती है और इसमें अहंकार आता है और इसमें बुद्धि व चित्त आते हैं। विज्ञानमय कोश में 5 ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि व चित्त आते हैं और विज्ञानमय कोश के संयम से व्यक्ति आस्वाद व इंद्रियों की आसक्ति आदि से बच जाता है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? उसके बाद पढ़ते हैं हम आनंदमय कोश। इस कोश में प्रसन्नता, आनंद का स्वरूप, जीवात्मा का वास, ठीक है, और अधिष्ठान होता है। व्यक्ति जीवात्मा के रूप में रहकर अपने स्वरूप में ध्यान व संयम करता है। व्यक्ति जीव आत्मा के रूप में रहकर अपने स्वरूप में ध्यान व संयम करता है, तब उसको आनंदमय कोश के संपूर्ण तत्व का यथार्थ बोध व ज्ञान होता है। यथार्थ मतलब होता है जैसा है सत्य का ज्ञान, बिल्कुल वैसा। सच्चा ज्ञान, हाँ सच्चा ज्ञान कह सकते हैं उसको। बस जैसा है वैसा ही उसको रियलाइज होगा। यथार्थ बोध, एक्चुअल बोध जो होता है वो बोध या ज्ञान वो होता है इसमें आके, ठीक है। विज्ञान में कोश और जो हमारा मनोवय कोश है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है और यहीं से आता है 5 कर्मेंद्रिय और अहंकार किसके अंतर्गत आते हैं, या मनोमय कोश में क्या आता है, 5 कर्मेंद्रिय, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां या बुद्धि या चित्त, ऐसे करके आता है। आप इसको अच्छे से पॉइंट को याद करेंगे, ठीक है। विज्ञान में कोश के संयम से व्यक्ति आस्वाद होता है, यानी कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे जो रस की अनुभूति होती है, या स्वाद बोल देते हैं इसको, वो आ गया स्वाद में, और आस्वाद इसके रस से मिलने वाली अनुभूति। इंद्रियों की आसक्ति, उनसे डिटैचमेंट आदि से बच सकते हैं। इंद्रियों के जो हमारी इंद्रियां इधर उधर भागती हैं, जो भी पंच ज्ञान इंद्रियां हमारी, तो इनसे विज्ञान में कोश से इनको आसक्ति से हम बच सकते हैं इनसे। आज इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि कल का टॉपिक है वो आपका चक्कर पे। जी सर जी बोलिए। सर ये जो है
कि आनंदमय कोश में भी ध्यान से हम लाभ उठा सकते हैं, और ऊपर जो मनोमय है उस पे भी ध्यान है, ध्यान धारणा का अभ्यास। हाँ देखो इसमें तो तो दोनों में मैं तो आपको, हाँ मनो में तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो लिख रखा है ना, प्राण व मन का एक दूसरे का संबंध है आपस में, तो मन से है संबंध, हाँ तो मन को कंट्रोल करना है तो उसमें बताएगा ना। देखो ये होता तो, अब आप इसको देखेंगे जब आप इस श्लोक को पढ़ते हैं ना, चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत्, तो उसमें कहा जाता है कि प्राण और मन एक दूसरे के पूरक हैं। यही भी यहाँ पर भी वही बातें कही गई है। तो एक को नियंत्रण करने से दूसरा अपने आप नियंत्रण में आ जाता है। अगर आपका मन चंचल है तो आप प्राणायाम को बढ़ा दीजिए, मन अपने आप रुक जाएगा। अगर आपकी प्राणवायु चंचल है तो मन को आप शांत करना सीख जाइए, प्राणायाम आपके अपने आप, मतलब प्राण आपका अपने आप ठीक हो। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में गाड़ी से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, कहीं कैसे भी जा रहे हैं, हमने कोई भी ऐसे एक्सीडेंट देख लिया तो एकदम से हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, सांस फूलने लग जाती कुछ लोगों की, और मन में तरह तरह के विचार भी आने लग जाते हैं साथ के साथ। अरे यहाँ पे मैं होता है ऐसे कर देता है, इसको तो मैं रोक सकता, इसको मैं बचा सकता था। और मैंने कहा भी ऐसे मत जा, उस रोड से मत जा, वहां पे दिखते हैं फ्लाईओवर बन रहा है, ये है वो है, तरह तरह के। हमारा देखो मन भी चंचल हो गया और प्राण भी हमारे चंचल, क्योंकि हमने सामने देख ली नहीं कोई ऐसी चीज। अब उस समय आप एक चीज को कंट्रोल कर लो, दूसरी अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। और अगर आप लोगों ने योग निद्रा की हो या मेडिटेशन किया हो तो उसमें आपको बोला जाता है कि आते जाते सांसों पर ध्यान दे। आपका ध्यान जो मन है वो उधर से हट के प्राण की तरफ आ जाता है, और जैसे जैसे आप प्राण पे ध्यान करते हैं थोड़ी देर में आपको कोई विचार नहीं आता। मैं गारंटी देता हूँ, अगर अच्छे से किसी ने योग निद्रा की हो तो वो ये नहीं बता सकता लास्ट टाइम मेरा विचार क्या था, मेरे मन में क्या चल रहा था लास्ट टाइम, वो बता ही नहीं सकता, क्योंकि आपके एक दूसरे के पूरक है ना। एक कंट्रोल कर लिया, दूसरे अपने आप में कंट्रोल आ जाता है। और वो स्लिप जो होती है साउंडलेस स्लिप होती है, बहुत अच्छी स्लिप होती है वो। तो यहाँ वही कहा गया है, ठीक है, मनोमय कोश में दो। और आपने कहा है आनंदमय कोश में, इस कोश में प्रसन्नता आनंद का स्वरूप जीवात्मा का वास व अधिष्ठान होता है। इसमें तो आनंद की अनुभूति होने लग जाती है ना। अब इसको पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, इस पे स्टेबल भी तो रहना हमने। हाँ सर, मतलब वही कि इसमें भी ध्यान और संयम करते हैं, और उसमें भी ध्यान धारणा का अभ्यास करते हैं, यही दो कुछ देखो नहीं करते प्रियंका हैं। जी, मनोमय कोश में हम नहीं भी करेंगे तो इसमें क्या होगा, हमारे देखो मनोमय विकार पैदा होंगे। यहाँ तो विकारों को खत्म करने के लिए कर रहे हैं हम, ठीक है, और इस लेवल को पार करने के लिए। अब ये लेवल पार कर लिया हमने, फिर नेक्स्ट लेवल आया, 5 ज्ञानेंद्रिय बुद्धि चित्त है, इनको स्टेबल रखना हमने। अब आनंद में कोश में हम एंटर कर गए, पर आनंद में कोश से बैक भी तो हो सकते हैं। अब इससे में स्टेबल रहने के लिए तो ध्यान संयम ये करने तो पड़ेंगे चीजें। हम समाधि के नजदीक हैं पर समाधि मिली नहीं है हमें, तो उसके लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। अच्छा, दोनों में ध्यान करते हैं, पर दोनों के ध्यान का अर्थ मतलब मोटे वाला क्या है? सर ऐसा हो सकता है क्या कि प्रियंका जी, जब हम हम जैसे मान लें अष्टांग योग में पढ़ते हैं, धारणा ध्यान समाधि होती है, ध्यान जो होता है हमारा 7वें नंबर पे होता है। पर समाज में हम देखते हैं इंटरनेशनल योगा डे पे करते हैं ना सब लोग, वो बतेरे ऐसे जिनसे आसन नहीं होते वो ध्यान कर लेते, तो कैसे हो गया ध्यान? क्योंकि वो तो आसन के बहुत लेट की, बहुत उसके बीच में ध्यान, आसन के बीच में और ध्यान के बीच में 2-3 हमारे और भी अंग आते हैं, तो कर तो किसी में भी सकते हैं ना हम। यहाँ ध्यान करने से हम इसको पार कर सकते हैं, ठीक है, पार इसको भी करेंगे, पर इसमें स्टेबल भी तो रहना पड़ेगा हमने। यहाँ तो विकार खत्म हो गए हमारे इसको करने से, पर यहाँ विकार ही खत्म हो गया, यहाँ पे विकार है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास विकार का, क्योंकि हम इतना ऊपर उठ चुके उससे। सर हेलो जी जी। सर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये बता सकती हूँ कि आई थिंक मनोमय कोश में हम प्रत्याहार कर रहे होते हैं कि बार बार हमारा मन भटक जाता है, हम उस चीजों को फिर से खींच के लाते हैं और फिर रोकते हैं। बट जो विज्ञान में हम धारणा में चले जाते हैं कि चीजों को धारण करने लगते हैं, और जो आपने पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि आनंदमय में हम समाधि की अवस्था में चले जाते हैं, तो वहां पे भटकाव जो है वो ठहर जाता है, तो भटकाव आता ही नहीं है। हाँ, वो तो भटकाव का ऑप्शन ही खत्म हो गया, मैं यही तो समझाना चाह रहा था। इसीलिए यहाँ पे आपके जो हम फिर आनंद, मनोविकार तो वहां खत्म हो पे हमें जाते हैं। सुख की प्राप्ति होने लगती है, तो इसलिए इसको आनंदमय कोश कहा जाता है।
प्रियंका जी देखो यहाँ कर्मेंद्रिया है हमारी, कर्मेंद्रिया अब हम आगे एंटर करेंगे तो कर्मेंद्रिया या उनसे होने वाले विकार हमें कोई तंग नहीं करेगा, ठीक है। इससे देखो मनोविकार है वो खत्म हो जाएंगे, जिसमें आदि का आदि व्याधि आपने सुना होगा, ठीक है। अब यहाँ हम इससे आगे चले गए तो यहाँ आगे हमें ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जो हमें रोग है ना वो हो सकते हैं, पर यहाँ हम जब आगे आनंदमय कोष में आएंगे तो यहाँ पे ज्ञानेंद्रिया भी पीछे छूट चुकी, इनका ठहराव हो चुका। अब इनसे होने वाले कोई रोग हमें परेशान नहीं करेगा। बुद्धि व चित्त ये आते हैं, ये सब संयम में आ जाते हैं। ये देखो इंद्रियों से आसक्ति होगी ना, डिटैचमेंट होगी, अब हम किसी चीज की इच्छा ही नहीं रहेगी यहाँ पे आके, ठीक है ना सर, हमें ठीक है। अच्छा हाँ आगे सुनने की, समझ गया ना तो हमें अच्छा सुनने की, ना अच्छा खाने की, ना अच्छी स्मेल की, यहाँ पे सारी इंद्रियां से डिटैचमेंट होगी, हमारी आसक्ति होगी ना। और यहाँ देखो आदि से बच सकता है, बचा जा सकता है, पर इसमें बचने के लिए हमने करना तो पड़ेगा ना। और जब हम इसको विज्ञान में कोष को जब हम क्रॉस करते हैं तो हम बच गए, अब यहाँ पे बच सकता नहीं आएगा, यहाँ पे तो बच गए हम, ये सारी चीजें पीछे छूट चुकी हैं, अब ये हमें परेशान नहीं कर सकती। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ